नमस्कार दोस्तों। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपनी ही पत्नी को उसकी शादी की रात किसी और को सौंप दिया। साहिल ने सिर्फ हमारे शरीर को दर्द दिया, पर आपने ऋषभ जी हमारी आत्मा को ही छलनी कर दिया। बानी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। बानी मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता था कि साहिल यहाँ आ जाएगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ऋषभ ये कहते हुए बानी को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तुरंत खड़े होकर पीछे हो जाती है। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखे डिवोर्स पेपर पर जाती है। बानी उन्हें उठाकर देखती है। तो आप हमसे पीछा छुड़ाने का पूरा इंतजाम करके आए हैं। कोई बात नहीं, हम आपके इस काम को आसान किए देते हैं। और बानी उन डिवोर्स पेपर को उठाकर ऋषभ को दिखाते हुए कहती है। ऋषभ उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि वो इन डिवोर्स पेपर को स्टडी रूम में रखने जा रहा था। बानी के चीखने की आवाज़ सुनकर उन पेपर्स को अपने साथ लेकर आ गया था। नहीं बानी, ऐसी बात नहीं है, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन डिवोर्स पेपर्स को स्टडी रूम में रखने जा रहा था। ऋषभ ने बानी को समझाना चाहा। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर देते हैं। ये कहकर बानी मेज़ पर रखे पेन को उठाकर उन पेपर्स पर साइन कर देती है। बानी ऋषभ उसे रोक पाता है, पर बानी उस पर साइन कर चुकी थी। ये लीजिए अपनी शादी का तोहफा, अब आप आज़ाद हैं। आज के बाद हम आपको अपना ये चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे। बानी ये कहकर उन पेपर्स को वहाँ मेज़ पर रख देती है। बानी, हाँ हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी गलती जो भी सज़ा आप हमें देना चाहेंगी हमें मंजूर है, पर प्लीज़ हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। ऋषभ नम आँखों से कहता है। ऋषभ जी, हम आपको कोई सज़ा नहीं देनी। सज़ा तो भगवान ने हमें दी है, जो उन्होंने हमारे साथ इतना गंदा मजाक किया है। और अब हम इस सच्चाई को जानने के बाद अब आपके साथ नहीं रह सकते। ये हमसे नहीं होगा। और वह रोते रोते आंखें लाल हो चुकी हैं। ये बोलकर वो अपने गले में से मंगलसूत्र उतारकर ऋषभ का हाथ आगे करके उस पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। बानी प्लीज़ मत जाइए, आप एक बार हमें हमारी बात समझाने का मौका तो दें। ऋषभ जाती हुई बानी को रोकते हुए कहते हैं। ऋषभ की बातों को अनसुना करते हुए बानी फार्म हाउस से निकल जाती है। काली अंधेरी रात में दुल्हन के जोड़े में बानी बदहवास सी सड़क पर चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसके दिमाग में साहिल की कही हुई बातें घूम रही थीं। तुम्हें पता है इसने तुमसे शादी क्यों की है? क्योंकि इसने मुझसे डील की थी। तुमने शादी करने के बाद यह तुम्हें मुझे सौंप देगा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने इसे भी दीवाना बना दिया। इसका भी दिल तुम पर आ गया, अब इसका दिल बेईमान हो गया है। उसकी बातों की आवाज़ बानी के कानों में गूंज रही थी। बानी अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेती है और ऋषभ अपने हाथ में उस मंगलसूत्र और डिवोर्स पेपर को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कुछ देर पहले आई खुशियाँ पल भर में ही उसे अलविदा कह गईं। बानी, ऋषभ चीखते हुए गुस्से में अपना हाथ वहाँ रखी कांच की मेज़ पर मारता है, जिससे वो मेज़ टूट जाती है और कांच ऋषभ के हाथ में फंस जाते हैं। उसके हाथ से खून आने लगता है। बानी चलते चलते एक पार्क में आ जाती है। वहाँ एक बेंच पर बैठ जाती है। अब हम घर कैसे जाएं? कैसे पापा का सामना करेंगे? क्या बताएंगे उन्हें हम कि हमारे साथ क्या हुआ है? बानी ये सोचते हुए ज़्यादा रोने लगती है। इधर ऋषभ जल्दी से नितिन को अपने आदमियों से बानी पर नज़र रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो इतनी रात को अकेले बाहर गई थी। ऋषभ को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मिश्रा भवन, सुबह का वक्त। आज सुबह से सारा काम सीमा जी को अकेले ही करना पड़ रहा था। इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में थी। बानी जो नौकरी करके कमा रही थी अब वो नहीं थी, तो कौन कमाएगा? कहाँ से आएंगे पैसे? ऊपर से वो रिया की शादी ऋषभ से कराना चाहती थी, वो भी नहीं हो पाई। जिन पैसों के लिए उन्होंने बानी की शादी ऋषभ से की थी वो पैसे उन्हें नहीं मिले। नितिन ने उन्हें पैसे आज देने के लिए बोला था। कुल मिलाकर सीमा जी बहुत गुस्से में थी। रिया रिया जल्दी से उठ। सीमा जी रिया को जगाती हैं। क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? रिया अलसाई सी बोलती है। उठ जा और चलकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। मुझे अकेले काम नहीं होगा, और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ। कब तक मैं घर में खाली बैठी रहेगी? सीमा जी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और रिया मुँह खोले दरवाजे की तरफ देखती रह जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। बिहान जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर बानी को देखकर बिहान चौंक जाता है। बानी को शादी के जोड़े में बिखरे हुए बाल, सूजी हुई लाल आंखें, उसकी हालत देखकर कोई भी घबरा जाए। बिहान जल्दी से सबको आवाज़ लगाता है। सब जल्दी से बाहर आते हैं। बीरेंद्र जी और सीमा जी बानी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं।
अगर लड़की शादी की अगली सुबह इस हालत में घर आए तो घर वालों को यही हालत होती है। बानी, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है और तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ऋषभ कहाँ है? बीरन जी उसे लगातार सवाल पूछ लेते हैं। बानी अचानक से अपने पापा के सीने से लगकर रोने लगती है। उसके रोते देख बीरन जी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं है? सीमा जी गुस्से में पूछती हैं। बानी रोते रोते हुए सब कुछ बता देती है। सब कुछ जानने के बाद बीरन जी सोफे पर बैठ जाते हैं। इतना सुनने के बाद सीमा जी बानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए घर के दरवाजे पर खड़ा कर देती है। उनको ऐसा करने से सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या कर रही हो सीमा? बानी का हाथ छोड़ो, बीरन जी गुस्से में सीमा जी से बोलते हैं। आप तो चुप ही रहिए, जानते भी हैं आप इस प्यारी बेटी की वजह से समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होने वाली है। पता नहीं किस किस ने इसे यहाँ आते देखा होगा, इसलिए ये घर में नहीं रह सकती, इसे यहाँ से जाना होगा, सीमा जी गुस्से में बोलती हैं। बानी उनकी बातें सुनकर आंसू भरी आंखों से एकदम सीमा जी को देखने लगती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? इस हाल में ये कहाँ जाएगी? बीरेंद्र जी कहते हैं, मैं सही बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता ये कहीं भी जाए, बस मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसकी शादी हो चुकी है और शादी के अगले दिन ही ऐसी हालत में अपने घर आ गई। क्या सोचेंगे दुनिया वाले? किसी को क्या बताए अपने पति को छोड़कर आई है, या लोग दोस्तों ऐसे ही देंगे? इसकी वजह से दुनिया वालों को हम क्या मुँह दिखाएंगे? सीमा जी गुस्से में बोलती हैं। बानी ये सब सुनते ही हैरान सी खड़ी हो जाती है। मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की फिक्र है, बीरेंद्र जी बानी की तब देखते हुए कहती हैं। लेकिन मुझे आप शायद भूल रहे हैं, हमारी एक और बेटी भी है जिसकी हमें शादी भी करनी है। कौन अपनाएगा ऐसे घर की लड़की को जिस घर की बड़ी बेटी शादी की अगली सुबह अपने पति के घर से आ गई हो? सीमा जी गुस्से में बानी की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये तुम गलत कर रही हो, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। बीरेंद्र जी ने कहा, ठीक है तो आप यहाँ अपनी बेटी के साथ रहिए, मैं बिहान और रिया के साथ इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। सीमा जी बोलती हैं तो बानी चौंक जाती है। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप चाहती हैं ना हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाएंगे यहाँ से, पर आप कहीं नहीं जाएंगी, बानी ने सीमा जी से कहा। लेकिन बेटा, बीरेंद्र जी बोलते हैं, पर बानी उनकी बातों को बीच में बोलती है। पापा, आपको हमारी कसम, हम जहाँ भी जाएंगे ठीक रहेंगे, आप हमारी फिक्र ना करें। नम आँखों से बानी अपने पापा से कहती है, रिया इसका सामान लेकर आओ। सीमा जी रिया को बोलती हैं। रिया जल्दी ही बानी का बैग लेकर नीचे आ जाती है और सीमा जी बानी को उसका बैग पकड़ा देती है। बानी अपना बैग लेकर एक आखिरी बार अपने परिवार और अपने पापा को नम आंखों से देखकर निकल पड़ती है, अपने घर से दूर एक अनजान सफ़र पर। अलग रहे बानी शादी के जोड़े में अपने हाथ में एक बैग लिए बेसुध सी सड़क पर बस चले ही जा रही थी। उसे नहीं पता था किस्मत उसे कहाँ लेकर जाएगी। सड़क पर चलते सभी लोग उसे देख रहे थे। शादी के जोड़े में माथे पर सिंदूर फैला हुआ बस वो अनजान सी चले जा रही थी। चलते चलते बानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। भैया, ये जो ट्रेन यहाँ खड़ी है ये कहाँ जा रही है? बानी टिकट विंडो पर जाकर पूछती है। देहरादून। टिकट विंडो वाला आदमी बानी को अजीब तरीके से घूरते हुए कहता है। इसी ट्रेन का एक टिकट दे दीजिए, बानी बोलती है और टिकट लेकर ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। बानी अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से सिर लगाकर कल से अब तक बानी के साथ हुआ उसे सोचकर बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पहले उसे किस्मत ने धोखा दिया, फिर घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। बानी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक बानी का फ़ोन रिंग करने लगता है। बानी देखती है कि दिशा की कॉल आ रही है। बानी फ़ोन उठाती है। हेलो बानी, आज इतना लेट कैसे हो गया? कब तक आएगी तू, वरना ये मैडम सुनना शुरू कर देंगी, दिशा बोलती है। लेकिन उसे जब बानी उधर से आवाज़ नहीं आती तो उसे अचानक बानी के रोने की आवाज़ आती है। बानी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? दिशा घबरा कर पूछती है। दिशा इतना बोलकर बानी और रोने लगती है। बानी, तू है कहाँ? जल्दी बता, मैं अभी तेरे पास आ रही हूँ, दिशा जल्दी से कहती है। हम रेलवे स्टेशन पर हैं और हम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, बानी ने रोते हुए कहा। बानी, तू कहीं नहीं जाएगी, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, मैं बस कुछ ही देर में तेरे पास आ रही हूँ, दिशा घबराकर बोलती है और फ़ोन काट कर जल्दी से बुटीक के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद दिशा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहाँ उसे बानी एक बेंच पर बैठी दिखाई देती है। दिशा तुरंत भागकर उसके पास पहुंच जाती है। बानी, दिशा उसके पास आकर उसे आवाज़ देती है। दिशा। बानी उसके गले लगकर रोने लगती है। बानी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? ये शादी का जोड़ा और ये तूने अपनी कैसी हालत कर रखी है? दिशा उसके माथे पर फैले सिंदूर को देखकर हैरान होते हुए उसकी हालत देखकर कहती है।
हमारी शादी हो गई दिशा। बानी उसे गले लगाकर बोलती है। क्या शादी? दिशा चौंक कर कहती है। बानी रोते हुए दिशा को कल से अब तक ये सब कुछ बता देती है। दिशा ये सुनकर बानी को अपने गले लगा लेती है। बानी, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, अकेले ही अंदर अंदर घुटती रही और आज तू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर भी जाने वाली थी। बस यही है हमारी दोस्ती? दिशा भी रोते हुए बानी से कहती है। दिशा, हम अपनी परेशानी बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, बानी ने दिशा से अलग होते हुए कहा। तेरी परेशानी कब से तेरी परेशानी हो गई? दोस्त किसके लिए होते हैं? एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, समझी? दोस्त सुख दुख में हमेशा साथ खड़े होते हैं और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे सिर्फ कहने के लिए अपना दोस्त नहीं कहा, दिल से दोस्त माना है। अब से तू मेरे साथ रहेगी। चल अब फटाफट से खड़ी हो जा, हमें घर जाना है, बानी उसे ऑर्डर देते हुए कहती है। लेकिन बानी, हम तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते, बानी उदास होते हुए कहती है। तुम उस पर कोई बोझ नहीं है, समझी? अब चल चुपचाप, इससे पहले तुझे गोदी में उठाकर ले जाऊं, दिशा इशारों से एक्टिंग करते हुए कहती है। बानी उसकी बात पर हल्का सा हंस देती है। ऐसे ही हंसती रहकर अच्छी लगती है। बानी उसके हाथों को अपनी हाथों में लेकर बोलती है। थैंक यू दिशा, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम्हारी जैसी दोस्त हमें मिली है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन बानी बोलती है। लेकिन क्या? दिशा बोलती है। लेकिन हम तुम्हारे घर पर रहेंगे तो हम उसका किराया देंगे और जैसे ही हम काबिल बन जाएंगे हम अपने लिए कुछ हुए घर में चले जाएंगे। तुम हमें नहीं रोकोगी, बानी बोलती है। चल ठीक है, जा बानी, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, दिशा उसे कहती है और बानी मुस्कुराने लगती है। दिशा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम जानते हैं कि तुम हमें जाने नहीं दोगी, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही तुम्हारे सहारे नहीं रह सकते। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, बानी अपने मन में दिशा को देखते हुए कहती है। दिशा और बानी रेलवे स्टेशन से दिशा के घर की तरफ चले जाते हैं। जया जी कल रात से बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से ऋषभ था, उसका कल रात से फ़ोन नहीं लग रहा था और ना ही उसका कोई अता पता था। जया जी परेशान सी हॉल में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी सामने से उन्हें ऋषभ घर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। जया जी जल्दी से उसके पास जाती हैं। ऋषभ, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम कल से कहाँ थे? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। जया जी परेशान सी बोलती हैं। मैं ठीक हूँ मॉम, कल रात में मीटिंग में बिजी था, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, मैं थक गया था और अपने कमरे में आराम कर रहा था। ऋषभ उससे नज़रें चुराते हुए कहता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। रुको ऋषभ, जया जी बोलती हैं। ऋषभ चलते हुए घबराकर अपनी जगह पर रुक जाता है। बेटा, ये तुम्हारे हाथ पर इतनी चोट कैसे लगी? इतना बड़ा घाव, रुको मैं अभी इस पर दवाई लगाती हूँ। जया जी उसकी चोट देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ नहीं हुआ मॉम, बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगा। ऋषभ ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और जया जी वहीं परेशान सी खड़ी रह जाती हैं। ऋषभ अपने कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है, अपना कोट उतार कर फेंक देता है और कमरे में रखी शराब की बोतल को लेकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। ऋषभ अपने सामने रखी शराब की बोतल खोलकर अपने जख्म पर डालने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है मगर मुँह से एक आह भी नहीं निकलती। फिर ऋषभ बोतल को रखकर अपने पॉकेट से डिवोर्स पेपर्स और बानी का मंगलसूत्र निकालता है। बानी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नफ़रत करती हो और ये जायज़ भी है क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचाया है, जिसके लिए शायद आप मुझे कभी माफ़ ना कर सको, लेकिन मैं ये सब नहीं कहना चाहता और ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ऋषभ बानी के मंगलसूत्र को देखते हुए मन में कहता है। लेकिन बानी, इस दिल का क्या करूं जो आपसे बिल्कुल भी दूरियां सहन नहीं कर पा रहा। इस दिल को आपकी तलब लग गई है। मेरा अपने आप से वादा है, मैं आपकी माफ़ी लेकर रहूँगा। अब जो भी मेरे लिए नफ़रत है उसे मैं अपने प्यार में बदल दूँगा। आपको अपनी मोहब्बत का एहसास कराऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने पास ले जा सकूँ। मैं चाहूँ तो आप पल भर में मेरे सामने होंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको समय दूँगा ताकि आप संभल सकें, खुद को इस दुख से बाहर निकाल सकें, लेकिन उसके बाद आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। ये मंगलसूत्र मेरे पास आपकी अमानत है और जल्द ही आपके पास होगा। आप मुझसे अभी दूर रहना चाहती हैं ना बानी? आप रहें। जिस दिन मेरा दिल आपके मिलने से के लिए बेकरार हो जाएगा उस दिन आप मुझे नहीं रोक पाएंगी। मिसेस बानी ऋषभ रायचंद, और ये आपके ऋषभ का आपसे वादा है। ऋषभ अपने मन में फैसला लेता है। बानी को लेकर दिशा घर आती है। दिशा अपने माँ पापा के साथ रहती थी। उसके माँ पापा घर से बाहर गए थे।
तू जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। बानी से बोलकर दिशा चली जाती है। बानी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है। बानी जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है, उसकी नज़र अपने माथे पर फैले हुए सिंदूर पर जाती है। उसका हाथ अपने आप वहाँ चला जाता है। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ऋषभ जी? हम आपसे बहुत नफरत करते हैं। हम कभी भी आपका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहेंगे, बानी अपने मन में कहती है। दिशा खाना लेकर कमरे में आती है। तभी बानी नहा कर बाहर आती है और दिशा उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। दिशा उसे खाना खिलाने के लिए एक निवाला बढ़ाती है। बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बानी, आई हेट टीयर्स, दिशा बोलकर बानी को निवाला खिलाती है तो बानी हंस पड़ती है। पुष्पा है वो बुद्धू, बानी खाते हुए कहती है। वो राजेश खन्ना जी की पुष्पा है, तू मेरी बानी है, समझी चिरकुट, दिशा उसे दूसरा निवाला खिलाते हुए कहती है। ठीक है देवी जी, जैसा आप कहें, बानी बोलती है और वो दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद दिशा के माँ पापा घर आते हैं। वो बानी से मिलकर खुश थे। बानी को भी उनसे मिलकर अच्छा लगता है। दिशा के माँ पापा को बानी अपनी बेटी ही लगती है। दिशा उन्हें बानी की शादी और घर छोड़ने की बात नहीं बताती। वो बानी से भी बताने के लिए मना कर देती है, पर बानी नहीं मानती। लेकिन दिशा ज़्यादा जोर देने पर मान जाती है। बानी छोटे से परिवार का हिस्सा बन चुकी है। उसे नहीं पता उसका आने वाला कल कैसा होगा, पर बानी उनकी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, आगे का पार्ट आपको आगे की कहानी में मिलेगा। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होगा, बानी और ऋषभ की ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आएंगे। उसे देखने के लिए आगे आप मेरी वीडियो में फुल वॉच करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों।